नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन क्राइसिस पर। तो जिस तरह कहा जा रहा है कि फुल स्केल इन्वेजन की बात हो रही है यूक्रेन में, ऐसे में क्या हम इस पूरी स्थिति से समझ पा रहे हैं? इसको जानने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं नवभारत टाइम्स के फॉर्मर डिप्लोमेटिक एडिटर रंजीत कुमार जी से। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो रंजीत जी, जिस तरह पूरी स्थिति हम देख रहे हैं, अ, क्या जिस तरह जो ताज़ा कदम रूस ने उठाया है, क्या इसे ये माना जाए कि उसने नाटो के अस्तित्व को चुनौती दे दी है? निश्चित तौर पर जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नाटो जी। और रूस के बीच काफी विवाद चल रहा है। पूर्वी यूरोप के इलाके में नाटो के विस्तार को लेकर के। नाटो का, जैसा कि सभी जानते हैं, नाटो का गठन शीत युद्ध के काल में तत्कालीन सोवियत संघ के अगुवाई वाले वार्सा पैक्ट संधि देशों के मुकाबले के लिए हुआ था। और तब से वार्सा पैक्ट और नाटो के बीच एक तनाव का माहौल शीत युद्ध के दौरान चला आ रहा था। लेकिन जब शीत युद्ध का समापन हुआ 1991 में, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब सोवियत संघ की ओर से खुद ही वार्सा पैक्ट जो सैन्य संगठन है उसका विघटन कर दिया गया। और तब नाटो के नेतृत्व ने यह भरोसा दिलाया था कि जो पूर्व यूरोप के देश हैं, जो वार्सा पैक्ट संधि संगठन के सदस्य देश थे, जैसे बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी आदि देशों में नाटो की सेनाएं तैनात नहीं होंगी। जी। लेकिन नाटो की सेनाएं वहां तैनात की जाने लगी। पोलैंड में नाटो ने अपने मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए और इससे भी अधिक हद बढ़कर के जो रूस से लगने वाली यूक्रेन की सीमाएं हैं, यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने को तैयार दिखने लगा। तब रूस की चिंताएं काफी बढ़ गई, क्योंकि रूस को ऐसा महसूस हुआ कि नाटो रूस की सीमाओं की चारों तरफ से सामरिक घेराबंदी कर रहा है और एक ऐसी रणनीति पर चल रहा है कि रूस को चारों तरफ से दबा कर रखा जाए। तो स्वाभाविक था कि रूस ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करता। 90 के दशक में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, उस समय रूस एक कमजोर देश के तौर पर उभरा था। लेकिन अब रूस फिर से ताकतवर बन गया है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, सैनिक तौर पर मजबूत हो गया है। तब अब वह नाटो जैसे सैन्य संगठन को चुनौती देने को तैयार दिख रहा है। वह एक सशक्त देश के तौर पर, महाशक्ति के तौर पर फिर खड़ा होना चाहता है और अपने को नाटो के मुकाबले एक सशक्त ताकत के तौर पर पेश करके दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसकी अवमानना, उसकी अवहेलना अब नहीं की जा सकती। जी। तो एक तरह से ये कहा जाए कि जो नाटो है उसने उसको रशिया के दरवाजे तक ले जाकर वेस्ट ने एक गलती की है और नाटो ने जो रूस की सीमाओं पर अपनी सेनाएं तैनात कर दी, उससे रशियन ईगो जो है, रूसी अहम, उसको चोट पहुंचाई है। निश्चित तौर पर नाटो के सदस्य देशों को वो जो वादा किया गया था सोवियत संघ के नेतृत्व वाले वार्सा पैक्ट संधि के सदस्य देशों से कि पुराने सोवियत संघ की सीमाओं पर से नाटो की सेनाओं की तैनाती नहीं होगी। दोनों देश अब चूंकि शीत युद्ध के दौर से बाहर निकल चुके हैं, तो शांति और सह अस्तित्व के साथ, आपस में सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन टकराव का जो माहौल है वो बना रहा। सोवियत संघ के बाद रूस पर नाटो का दबाव बढ़ता ही गया, जिससे चिढ़ करके रूसी नेतृत्व ने आक्रामक कदम उठाने शुरू किए। रूस ने नाटो के सदस्य देशों से बार बार आह्वान किया कि रूस की सीमाओं पर नाटो की सेनाएं तैनात ना हो, मिसाइल सिस्टम तैनात नहीं हो। लेकिन अमेरिकी अगुवाई वाले नाटो संगठन ने इसका बार बार नजरअंदाज किया रूस की अपील को। तो रूस ने भी अपनी ओर से इस तरह के कदम उठाए कि नाटो को सीधी चुनौती मिले। नाटो के अस्तित्व को एक तरह से बड़ी चुनौती रूस ने पेश की है। अब देखना यह होगा कि रूस ने जिस तरह से यूक्रेन के इलाके में हमले शुरू किए हैं, नाटो के जो सदस्य देश हैं रूस की इस चुनौती का किस तरह जवाब देते हैं। जी। तो कुछ गलतियां जिससे कहते हैं कि पश्चिमी खेमों ने भी की है और नेटो अमेरिका ने भी की है।
तो उसका कहीं न कहीं ये क्या है, कह सकते हैं कि उसका खामियाज़ा यूक्रेन भुगत रहा है, और जो यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो टेक्निकली अभी नाटो का सदस्य नहीं है। देखिए, यूक्रेन पहले सोवियत संघ का एक गणराज्य हुआ करता था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 देशों को आज़ाद किया गया। सभी देश आज़ाद हो गए, यूक्रेन भी आज़ाद हुआ। लेकिन यूक्रेन को रूस और नाटो के बीच एक तटस्थ देश के रूप में अपने को पेश करना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन ने इसे इसकी उपेक्षा करके, इन भावनाओं की उपेक्षा करके नाटो के सदस्य देश बनने की आकांक्षा हासिल कर ली, और वो चाहता था कि नाटो का सदस्य देश बन जाए। और अमेरिका ने भी इस बात को काफी आगे बढ़ाया कि नाटो के सदस्य के तौर पर यूक्रेन को जल्द से जल्द शामिल किया जाए। नाटो में भी इस बात पर काफी चर्चा चली कि यूक्रेन को किस तरह सदस्य बनाया जा सकता है। तो अब जबकि यूक्रेन के बहाने रूस की सीमाओं पर नाटो की सेनाएं तैनात हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकी खेमे के देशों ने, नाटो के सदस्य देशों ने रूस को उकसाने की कार्रवाई की है। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी कर सकते हैं कि रूस इतना आक्रामक हो गया है, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इतना आक्रामक रूप जो अपनाया है, उसकी एक बड़ी वजह अमेरिका द्वारा जो अपनाई गई नीतियां भी हम कह सकते हैं। जी, तो साथ ही इसमें ये भी बातें आ रही हैं कि क्या ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक फेलियर है? क्या अब यूएन की जो प्रासंगिकता है उसको भी एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखा जा रहा है? आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। जी, क्या इसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक फेलियर भी माना जा रहा है? क्या यूएन की जो प्रासंगिकता है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय तनाव के माहौल में यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ कभी भी प्रभावी साबित नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो अधिकार प्राप्त है, और ये जनतांत्रिक तरीके से काम नहीं करते, अपने अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर फैसले लेते हैं। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका गौण हो जाती है, और अमेरिका और यूरोप के देश अपने अपने स्तर पर अपने फैसले अलग से लेते हैं। और इसलिए जो ताज़ा प्रकरण चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, उसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका नहीं के बराबर है। आज संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक भी बुलाई गई इस मसले पर चर्चा के लिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सोवियत संघ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गंभीर अपील की कि आक्रमण की जो कदम है उन्हें जल्द से जल्द वापस लें, लेकिन रूस ने इनकी अपील को अनसुना कर दिया। तो रूस जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका है वो निश्चित तौर पर गौण हो गई है। अब देखना यह है कि अमेरिका ने तो और यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक कदम जरूर उठाए हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कदम उठाए हैं, लेकिन अब रूस की सैनिक कार्रवाई का अमेरिका और नाटो के सदस्य देश भी यदि सैनिक तौर पर जवाब देते हैं तो इसके शिकार यूरोप की आम जनता होगी। यूरोप के जो आम लोग हैं वो पिसेंगे, यूरोप में भारी तबाही होगी, यूरोप के कई शहर तबाह हो जाएंगे। तो यह एक बड़ी भारी चिंता का विषय है, इसका अंतर्राष्ट्रीय असर भी पड़ेगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित होगी, भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रहेगी, तो एक भारी चिंता का विषय है। जी, और अगर हम ये इस तरह देखा जाए, भारत की बात करी जाए, क्योंकि भारत के दोनों देशों से ये अच्छे संबंध है, चाहे रूस की बात हो, रशिया की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, तो इन संबंधों पर आप क्या असर देखते हैं और भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? क्योंकि एक तरह से भारत एक तरह इसमें एक बैलेंस्ड रवैया अपनाता हुआ दिखता है। भारत के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है, टाइट रोप वॉक जैसी स्थिति है, क्योंकि भारत अमेरिका का भी दोस्त है और रूस का भी दोस्त है। अमेरिका के साथ भारत की हाल की सामरिक साझेदारी काफी मजबूत हुई है। रूस के साथ भारत की बहुत पुरानी सामरिक साझेदारी का रिश्ता है। रूस और भारत के बीच गहरे रक्षा संबंध विकसित हो चुके हैं। तो अमेरिका से दोस्ती की कीमत पर भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ सकता, और रूस से दोस्ती की कीमत पर अमेरिका से दोस्ती नहीं बढ़ा सकता। भारत को दोनों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। इसीलिए जो ताज़ा प्रकरण चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, भारत ने एक तटस्थ रवैया अपनाया है, एक स्वतंत्र रवैया अपनाया है। भारत ने राजनयिक स्तर पर मसले के समाधान की अपील की है, और संयम बरतने को भारत ने कहा है कि दोनों देश जो है राजनयिक बातचीत से अपने मसले को हल करें।
लेकिन भारत ने किसी पक्ष की निंदा नहीं की है। तो निश्चित तौर पर भारत चिंतित है कि यदि किसी का भी एक पक्ष लिया तो दूसरा पक्ष नाराज हो सकता है। भारत को काफी संतुलन बना करके ऐसे माहौल में चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों पक्षों से काफी मजबूत हैं और भारत दोनों में से किसी एक को खोने की बात नहीं सोच सकता। जी, अब जिस तरह दुनिया की दो बड़ी ताकतों की बात की जाए, अमेरिका और रशिया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया को इस तरह दो खेमों में बंटना चाहिए? ये हालात किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, शीत युद्ध के बाद दुनिया एक ध्रुवीय एक जैसी हो गई थी। जो दो महाशक्ति थी उसमें सोवियत संघ का विघटन हो गया था। रूस एक नगण्य भूमिका निभाने लगा था। रूस की अहमियत काफी कम हो गई थी। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के तौर पर बचा था, लेकिन अमेरिका को चुनौती देने वाले देश के तौर पर चीन उभरने लगा था और उसके साथ साथ रूस, जो काफी पृष्ठभूमि में चला गया था, वो अब फिर से उभर करके सामने आने लगा है। और सबसे अहम बात यह है कि रूस और चीन दोनों एक साथ मिल गए हैं, एक खेमे में हो गए हैं। तो जो दुनिया जो दो खेमे में बंटती जा रही है, उसमें एक खेमे में रूस और चीन हो गए हैं और एक दूसरे खेमे में अमेरिका हो गए हैं। तो एक शीत युद्ध का एक नया दौर इन दोनों पक्षों के बीच फिर से शुरू होता लगता है। तनाव का रिश्ता दोनों पक्षों के बीच फिर से काफी गहरा होता लगता है, जो विश्व शांति और स्थिरता के लिए, भविष्य में दुनिया के आर्थिक विकास के लिए कई मसलों कई क्षेत्र से सारी दुनिया को के लिए एक चिंता की बात पैदा होगी। जी, तो अब इसमें आपको जो भारत के लिए एक बड़ा चुनौती भी है कि यूक्रेन में बहुत भारतीय बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। इनको निकालना भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा? क्या ऑल्टरनेटिव इवैक्यूएशन रूट्स तलाशेगा भारत? भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है अपने छात्रों और अपने निवासियों को यूक्रेन से निकालने की। यूक्रेन पर जब से सोवियत रूस ने हवाई हमले शुरू किए हैं, यूक्रेन के एयर स्पेस को क्लोज कर दिया गया है और सभी यात्री विमानों की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में भारत ने जो योजना बनाई थी कि विशेष चार्टर्ड विमानों से भारतीय छात्रों को, भारतीय निवासियों को वहां से निकालने की, वह अब निरर्थक होती लगती है। भारत की सरकार, भारतीय विदेश मंत्रालय एक वैकल्पिक उपायों की बात सोच रहा है। वहां जमीन के रास्ते शायद उन्हें निकालने की बात है, यूरोप के दूसरे देशों में भेजने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से रूस ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, उसमें यह काफी मुश्किल लगता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने छात्रों को सलाह दी है कि उन सुरक्षित शेल्टर होम में चले जाएं जहां पर हवाई हमलों से बचने की व्यवस्था की गई है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि जो मेट्रो लाइंस है, भूमिगत मेट्रो स्टेशन हैं, वहां पर जाकर के रहें, वहां पर रहने की व्यवस्था की गई है। तो भारतीयों के लिए वहां पर काफी संकट का समय आ गया है। जब ये हवाई हमले अगर लंबे समय तक जारी रहते हैं तो भारतीयों को निश्चित तौर पर बहुत परेशानी होगी। भारत सरकार के लिए उन्हें वहां से निकालना काफी मुश्किल का काम होगा। जी, और अंत में जो घटना की हम बात करें तो रूस के आंतरिक हालातों की तरफ भी क्या इशारा करते हैं? क्या ये पुतिन के मित्रत्व को आंतरिक तौर पर भी कोई चुनौती है? और पुतिन इस कदम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? रूस के भीतर जो अंदरूनी राजनीतिक माहौल है वो निश्चित तौर पर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जा रहा है। रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ राजनीतिक माहौल काफी उग्र होता लग रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इन बातों को लेकर के चिंता है कि ये जो राजनीतिक चुनौतियां उन्हें घरेलू स्तर से मिल रही हैं, उससे कैसे निपटा जाए। और शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि अपने को राष्ट्रवादी नेता के तौर पर स्थापित करके वो रूस को एक दुनिया की महाशक्ति के तौर पर फिर से स्थापित करके अपनी लोकप्रियता बहाल करें। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घरेलू स्तर पर अपनी लोकप्रियता फिर से बहाल करने के लिए, अपनी अहमियत फिर से बहाल करने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि वो कह सके कि वो रूस के सही सार्थक नेता कहे जा सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रंजीत जी, इस यूएस रशिया और यूक्रेन क्राइसिस पर चर्चा करने के लिए। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि यूएस और रशिया
दुनिया का दो खेमों में बंट जाना, ये इस क्या बता रहा है। और जिस तरह से रशिया के दरवाजे तक नाटो का पहुंचना, ये वेस्ट की क्या कितनी बड़ी गलती है। और कई पहलुओं पर हमने चर्चा की इस डिस्कशन के दौरान। भारतीयों को निकालना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं। तो तमाम जिस तरह स्थितियां डेवलप हो रही हैं, उस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।